नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की। ठीक है, भारतीय संविधान की चर्चा करने से पहले आपको इस शब्द पर गौर करना है और आपको याद रखना है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, साथ ही साथ ध्यान रखना है इस शब्द की परिभाषा क्या निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले इस संविधान शब्द के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है संविधान को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन लेटिन भाषा का शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। और लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो आपको याद रखना है उस शब्द का नाम है कॉन्स्टिट्यूट। किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूट। देखो, शब्द के बारे में क्या ध्यान रखना है, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। और लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से ये बना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो आपको याद रखना है सरकार की बनावट। क्या निकलता है, सरकार की बनावट। इसका मतलब आपको सीधे सीधे याद रखना है कि संविधान में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो किससे संबंधित होगा, सरकार से संबंधित होगा और साथ ही साथ सरकार के ढांचे से संबंधित होगा। ये तो अपन ने देखी है संविधान शब्द की उत्पत्ति। अब अपने को देखना है इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो याद रखना, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, संविधान शब्द का, अगली बात क्या ध्यान रखनी है, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो याद रखना इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। क्या नाम था इनका, सर हेनरी मैन। और सर हेनरी मैन कहां से है, ये इंग्लैंड से। इंग्लैंड के एक व्यक्ति है सर हेनरी मैन, इन्होंने संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, अब अपने को देखना है संविधान शब्द की परिभाषा। देखिए, परिभाषा में अपन क्या देखेंगे, संविधान शब्द की परिभाषा। हालांकि परिभाषा किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको पर्टिकुलर परिभाषा याद रखनी है। और परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन, जनता द्वारा निर्मित। संविधान किसके द्वारा बनता है, जनता द्वारा। हमारा संविधान हमारी जनता ही बनाती है, जनता द्वारा निर्मित, या अपन यूं कह सकते हैं संविधान सभा द्वारा निर्मित। किसके द्वारा, संविधान सभा। जनता में से भी संविधान सभा इसका निर्माण करेगी, जनता द्वारा निर्मित या संविधान सभा द्वारा निर्मित। कानूनों व नियमों का एक ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चला सकते हो, शासन व्यवस्था चला सकते हो, चला सकते हो। क्या कहलाएगा, संविधान कहलाता है, संविधान कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने संविधान शब्द के बारे में देखा। वापस देख लो एक बार, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। और इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या निकलता है, सरकार की बनावट। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर हेनरी मैन ने किया। और सर हेनरी मैन कहां से थे, इंग्लैंड से। साथ ही साथ इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। परिभाषा के बारे में क्या देखना, जनता द्वारा निर्मित। संविधान कौन बनाएगा, जनता। और जनता में से भी कौन बनाएगी, तो आपको याद रखना है जनता में से भी संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या होते हैं, कानून और नियम। संविधान में क्या क्या होंगे, कानून और नियम। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी देश की शासन व्यवस्था चला सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, संविधान। आज अपन ने केवल इस संविधान शब्द के बारे में चर्चा की है। अब अपन देखते हैं संविधान के प्रकार। देखिए, अब संविधान कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो अपन कह सकते हैं कौन सा
सा संविधान? लिखित संविधान। और दूसरा अपन कह सकते हैं कौन सा? अलिखित संविधान। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं? अलिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान वो होगा जो लिखा हुआ होगा, और अलिखित संविधान जो लिखा हुआ नहीं होगा। जैसे बात करते हैं भारत का संविधान, तो भारत का संविधान कौन सा होगा? लिखित संविधान। भारत के अलावा अपन बात कर सकते हैं अमेरिका का संविधान, कनाडा, जापान, ये आदि देशों के संविधान क्या है? लिखित। साथ ही साथ आपको याद रखना है अलिखित संविधान के बारे में, तो विश्व का बहुत ही फेमस संविधान है किसका? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित। ठीक है, अपन ने क्या देखा अभी? संविधान शब्द की उत्पत्ति, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, संविधान की परिभाषा, और साथ ही साथ संविधान के प्रकार। अब अपने को देखना है, अब इसके अलावा अपने को देखना है कि इस भारत में या विश्व में सर्वप्रथम संविधान बनाया किसने। तो देखिए, अब अपने को कुछ पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आता है विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किसका लिखा गया? तो आपको याद रखना है उस देश का नाम है अमेरिका। उस देश का नाम क्या है? अमेरिका। और अमेरिका ने अपना संविधान कब बना लिया था? सन 1787 ईस्वी में अपना संविधान बना लिया था, और सन 1789 ईस्वी में अपना संविधान इन्होंने लागू कर दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं हमारे महाद्वीप की, और महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया। अब एशिया की बात कर लेते हैं अपन। एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो याद रखना, एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान, एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो उस देश का नाम है जापान। और जापान ने अपना संविधान कब बनाया? तो आपको याद रखना है जापान ने अपना संविधान बनाया सन 1860। ठीक है, कब बनाया? सन 1860। अब अपन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है और विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है। देखिए, अपन बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा, पहले छोटा लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, और इसके अलावा देखते हैं अपन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देख लिया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखिए, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो आपको याद रखना विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? तो आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? 7। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो सन 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा? प्रश्न ये बनता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स नामक व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में टोटल भाग कितने हैं? तो याद रखना भारत के संविधान में टोटल कितने भाग है? 22। ठीक है, जिस प्रकार एक पुस्तक में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आपने किसी कंपटीशन एग्जाम की पुस्तक देखी होगी जिसमें एक पार्ट में हिंदी, एक में गणित, एक में अंग्रेजी, इसी प्रकार भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है? 22 भाग है। और उन 22 भागों में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो आपको याद रखना है उन 22 भागों में टोटल अनुच्छेद है 395। कितने अनुच्छेद है? 395। टोटल आर्टिकल कह लो, टोटल अनुच्छेद कह लो, टोटल नियम कह लो, कानून कह लो, टोटल कितने हैं? 395। साथ ही साथ इनके अलावा कुछ अनुसूचियां भी बनी हुई है। अनुसूचिया का अपन कह सकते हैं सारणियां कह सकते हैं। तो अनुसूचियां भी बनी हुई है, और अनुसूचियां कितनी है टोटल? तो आपको याद रखना है अनुसूचियां है टोटल 12। कितनी अनुसूचियां है? 12। ठीक है, ये अपन ने संविधान के शब्द के परिचय के बारे में देख लिया। एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जो किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से, और कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो सरकार की बनावट। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर हेनरी मैन ने, जो कि कहां के थे, इंग्लैंड के। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि संविधान की परिभाषा क्या होगी, जनता द्वारा निर्मित या संविधान सभा द्वारा निर्मित, यानी कि संविधान कौन बनाएगा, जनता या संविधान सभा। संविधान में क्या क्या होंगे, तो नियम और कानून, कानूनों और नियमों का एक प्रलेख होगा, एक पुस्तक होगी, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी देश की शासन व्यवस्था चलाएंगे। फिर अपन ने देखा संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत और अमेरिका, और भी बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान लिखित है। और अलिखित संविधान की बात करें तो किसका है, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। और अब अपन बात कर लेते हैं विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का, जबकि एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, जापान का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं, अमेरिका के संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो भारत का है। और भारत के संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 1949 में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात किसने कही थी, आइवर जेनिंग्स ने। और भारत के संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो टोटल 22 भाग है। अनुच्छेद कितने, तो 395 है, और अनुसूचियां कितनी, तो 12। दोस्तों ये तो अपन ने संविधान का एक छोटा सा परिचय देखा था, और आज अपन भारतीय संसद के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारतीय संसद के बारे में चर्चा करने से पहले आपको केंद्र की सरकार के बारे में जानना पड़ेगा। हाल ही में मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। कितने भाग है, 22। उन 22 भागों में से भाग नंबर 5, किसकी बात कर रहा हूं मैं, भाग नंबर 5, और भाग नंबर 5 में उल्लेख है केंद्र की सरकार का। किसका उल्लेख है, केंद्र की सरकार का। भाग नंबर 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है। और आपको याद रखना है, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, 3 चीजों से मिलकर बनती है। और वो 3 चीजें क्या क्या है, देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 3 चीजों से मिलकर बनेगी, जिसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, एक तो कह सकते हैं अपन व्यवस्थापिका, एक अपन कह सकते हैं कार्यपालिका, और एक अपन कह सकते हैं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों से मिलकर क्या बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार। देखिए, अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। व्यवस्थापिका क्या काम करती है, तो आपको याद रखना है, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। केंद्र की जो व्यवस्थापिका होगी उसका काम क्या होगा, कानून बनाना, ठीक है। और जो कानून बन चुका है उस कानून को लागू करना किसका काम होगा, तो याद रखना, कानून लागू करना होगा कार्यपालिका का काम। कानून लागू करना किसका काम होगा, कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होगा, तो आपको याद रखना, एक तो न्याय करना, और दूसरा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है। सरकार पर नियंत्रण कौन रखती है, न्यायपालिका कानून के दायरे में ये रखती है, ठीक है। सरकार के 3 स्तंभ कह सकते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अपन देखते हैं कि केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका कौन सी है। तो याद रखना, केंद्र सरकार में कानून बनाने का काम करती है भारतीय संसद, और भारतीय संसद केंद्र में क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी व्यवस्थापिका, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं न्याय का काम कौन करते हैं, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का क्या कहलाएगा, केंद्र का कहलाएगा न्यायपालिका। और अब अपन देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, तो आपको याद रखना है, कार्यपालिका में आएंगे एक तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, एक आएंगे भारत के उपराष्ट्रपति, एक हमारे प्रधानमंत्री, एक अपन बात कर सकते हैं मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री की जो टीम होगी, मंत्रिपरिषद। और एक व्यक्ति और होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका में संसद के बारे में चर्चा की, और न्यायपालिका में अपन ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की। जबकि कार्यपालिका में अपन ने क्या क्या देखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये महान्यायवादी क्या कौन हो सकता है या कौन होता है, तो आपको याद रखना है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं केंद्र सरकार का जो वकील होता ना, वो क्या कहलाता है, महान्यायवादी, जो केंद्र को कानून संबंधी या विधि संबंधी जानकारी देता है, और इसे ही हम देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी या सर्वोच्च
कानूनी अधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, अपन ने देखे केंद्र के 3 स्तंभ। आपको याद रखना है केंद्र का एक और स्तंभ भी होता है जिसे अपन केंद्र का या सरकार का चौथा स्तंभ कहते हैं। सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो याद रखना सरकार का चौथा स्तंभ कहलाता है प्रेस या मीडिया। सरकार का चौथा स्तंभ किसे कह सकते हैं अपन? प्रेस या मीडिया। अब प्रेस या मीडिया को सरकार में क्यों ऐड किया या इसको सरकार का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका तीनों का काम होता है जनता की समस्या का समाधान करना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम होता है जनता की समस्या का समाधान करना, लेकिन जनता के पास क्या समस्या है ये कौन बताता है? प्रेस या मीडिया बताती है। इसीलिए सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? अपन सरकार का चौथा स्तंभ कहते हैं प्रेस या मीडिया को। ठीक है, अब अपन देखते हैं भाग 5 में अनुच्छेद कितने हैं। देखिए ये अपन ने भाग 5 का ढांचा देखा जिसमें केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की। अब भाग 5 में अनुच्छेद कितने हैं? आपको मैंने बताया था अनुच्छेद टोटल 395 है, लेकिन अपन ने डायरेक्ट भाग 5 की बात की है। तो आपको याद रखना है भाग 5 में टोटल अनुच्छेद कितने आएंगे? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद जो होंगे ना वो किसके होंगे? भाग 5 के बारे में। ठीक है, ये भाग 5 के अनुच्छेद होंगे। अब अपन चर्चा करते हैं भाग 5 के अध्यायों के बारे में। अपन ने बात की भाग 5 और भाग 5 में अपन ने क्या देखा? केंद्र सरकार के बारे में। और भाग 5 में मैंने आपको यह भी बताया कि टोटल अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 79 से लेकर 122 तक भाग 5 के अनुच्छेद है। आपको यह भी ध्यान रखना कि भाग 5 में टोटल अध्याय कितने हैं। तो याद रखना भाग 5 में टोटल अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय हैं। ठीक है, अब भाग 5 में 5 अध्याय कौन कौन से हैं? देखिए पहला तो अपन कह सकते हैं अध्याय 1 अपन कह सकते हैं जिसका नाम है कार्यपालिका, वही जो केंद्र सरकार के पार्ट थे। अध्याय 1 में क्या आता है? कार्यपालिका। अध्याय 2 में क्या आएगा? तो आपको याद रखना है अध्याय 2 में आएगा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका अध्याय 2 में आएगा व्यवस्थापिका। अध्याय 3 में क्या आएगा? तो राष्ट्रपति को एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है जिसे अपन कहते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को अपन ने अध्याय 3 में रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का पार्ट है, राष्ट्रपति अध्याय 1 में आएगा, लेकिन राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के तहत, वो इसमें आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अनुच्छेद अध्याय 4 में क्या आएगा? तो आपको याद रखना है अध्याय 4 में आएगा न्यायपालिका। ठीक है, अध्याय 4 में आएगा न्यायपालिका। सॉरी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये 79 से लेकर ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। टोटल भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद है। ठीक है, अध्याय भाग 5 में 5 अध्याय है जिसमें पहला अध्याय है कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, चौथा न्यायपालिका और पांचवें की अपन बात कर ले तो पांचवा कौन सा आएगा? तो अपन कह सकते हैं महालेखा परीक्षक। अब एक और नया पद आ गया, महालेखा परीक्षक। देखिए इससे पहले अपन ने कार्यपालिका में एक पद देखा था महान्यायवादी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो केंद्र सरकार का वकील है, लेकिन ये कौन सा पद है? महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसे अपन अंग्रेजी में CAG भी बोलते हैं। देखिए ये महालेखा परीक्षक कौन होता है? केंद्र के सरकार के खर्चों की जांच करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी के बारे में तो अपन ने देखा था केंद्र का वकील, और महालेखा परीक्षक के बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार के खर्चों का लेखा या लेखों की जांच करने वाला। ठीक है, अब प्रश्न आता है ये जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 अनुच्छेद है इनको अपन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किसके बारे में बता रखा है? कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। फिर बात करें व्यवस्थापिका के बारे में, तो व्यवस्थापिका के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किसके बारे में बता रखा है? व्यवस्थापिका में। और फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में कहां बता रखा है? तो अनुच्छेद 123 में। और न्यायपालिका के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद 124 से न्यायपालिका स्टार्ट होती है और अनुच्छेद 147 तक होती है। ठीक है, और फिर लास्ट बात कर ले महालेखा परीक्षक का प्रावधान, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक ये महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अपन ने देखा
कि संविधान में 22 भाग है, उसमें भाग नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन। भाग नंबर 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो टोटल अनुच्छेद है 395, जिसमें भाग 5 के अनुच्छेद है 52 से लेकर 151। भाग 5 में अध्याय कितने, तो भाग 5 में 5 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय का नाम है कार्यपालिका, अध्याय 2 का नाम है व्यवस्थापिका, अध्याय 3 का नाम है विधायिका, अध्याय 3 का नाम है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और अध्याय 4 का नाम है न्यायपालिका, और अध्याय 5 का नाम क्या है, महालेखा परीक्षक। दोस्तों आज अपन बात करेंगे भारतीय संसद की, और भारतीय संसद अपन बात कर सकते हैं किसमें आएगी, अध्याय 2 में। किसमें आएगी, अध्याय 2 में, यानी कि आज अपन किसके बारे में बात करेंगे, भाग 5 के अध्याय 2 के बारे में। देखिए अब अपन बात करते हैं भारतीय संसद, ठीक है। देखिए भारतीय संसद के बारे में सबसे पहला बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि भारतीय संसद का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो अपन ने हाल ही में चर्चा की कि संविधान के कौन से भाग में, 5 में। भारतीय संविधान की या भारतीय संसद की चर्चा भाग 5 के किस अध्याय में है, तो आपको अध्याय के बारे में भी हाल ही में मैंने आपको बताया है, अध्याय कौन सा है, अध्याय 2। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद के बारे में भी अपन ने हाल ही में चर्चा की थी, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। भाग 5 में टोटल अनुच्छेद तो कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 151 तक है, लेकिन भाग 5 के अध्याय 2 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो भारतीय संसद है, ये भारतीय संसद का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। भारतीय संसद की प्रणाली या भारतीय संसद का प्रावधान अपन ने किस देश से लिया है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, भारतीय संसद की जो प्रणाली है इसे अपन वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। भारतीय संसद को क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर। भारतीय संसद को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। भारतीय संसद वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए ये हाल ही में अपने फर्स्ट गेट 2019 में पूछा गया था कि भारतीय संसद वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर या मॉडल पर आधारित है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखनी कि हमने संसद का प्रावधान कहां से लिया है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जो संसद है, उस संसद का जो स्थान है वो संसद क्या कहलाता है, वो संसद का स्थान कहलाता है वेस्टमिंस्टर। यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है, इसीलिए भारत की जो संसद प्रणाली है वो किस पर आधारित है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारतीय संसद के उपनाम क्या क्या है, तो आपको याद रखना है भारतीय संसद के कई सारे उपनाम है, जैसे इसे देश का हृदय कहते हैं। भारतीय संसद को क्या कहते हैं, देश का हृदय। साथ ही साथ इसको अपन कह सकते हैं देश की सर्वोच्च पंचायत। देश की सर्वोच्च पंचायत कौन सी है, देश की सर्वोच्च पंचायत है भारतीय संसद। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं व्यवस्थापिका, केंद्र की व्यवस्थापिका जो अपन ने देखी थी हाल ही में, केंद्र की व्यवस्थापिका भी इसे कह सकते हैं, केंद्र की व्यवस्थापिका, या केंद्र की विधायिका भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये विधि बनाने का कार्य करती है। विधि बनाने का मतलब कानून बनाने का कार्य करती है, इसलिए विधायिका भी कहलाती है, ठीक है। और आपको याद रखना है इसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर, ठीक है। अपने क्या बात की, भारतीय संसद का भाग 5 का अध्याय कौन सा, 2, और अध्याय 2 के अनुच्छेद कौन से हैं, 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। संसद का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और भारतीय संसद वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन में जो संसद जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम है वेस्टमिंस्टर, और वहीं से अपन ने भारतीय संसद ली है, तो अपन भारतीय संसद को किस आधार पर मानेंगे, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर मानेंगे। और भारतीय संसद के उपनाम क्या क्या है, इसे देश का हृदय कह सकते हैं, इसे देश की सर्वोच्च पंचायत कहते हैं, और इसे देश की केंद्र की व्यवस्थापिका या फिर अपन विधायिका कह सकते हैं, और उसे लोकतंत्र का मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक है। और अब अपन चर्चा करते हैं भारतीय संसद भवन के बारे में, ठीक है। अब अपन संसद भवन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए संसद भवन, संसद भवन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो अपन देखते हैं हमारी भारतीय संसद है वो किस स्थान पर है, तो याद रखना भारतीय संसद किस स्थान पर है, तो अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ी है रायसीना पहाड़ी।
रायसीना पहाड़ी पर, और कहां पर है तो दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। यानी कि संसद कहां पर है हमारी? भारतीय संसद दिल्ली में। दूसरी बात आपको याद रखनी है, भारतीय संसद का नक्शा किसने बनाया? तो याद रखना, भारतीय संसद का नक्शा बनाया है दो व्यक्तियों ने। एक का तो नाम है एडविन लुडविन और दूसरे का नाम है हर्बर्ट बेकर। एडविन लुडविन और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय संसद का क्या बनाया? नक्शा। ठीक है, फिर बात करें अपन भारतीय संसद का जो आकार है वो किस आकार की है? भारतीय संसद का आकार कैसा है? तो याद रखना यू के समान। अंग्रेजी का अक्षर है यू के आकार का, या फिर अपन कह सकते हैं एमपी में एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? 64 योगिनी मंदिर। और ये 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? एमपी। और इस मंदिर के समान क्या है? भारतीय संसद का नक्शा। ठीक है, अपन ने देखा कि भारतीय संसद कहां पर है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली में है। साथ ही साथ नक्शा किसने बनाया? एडविन लुडविन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आकार कैसा है? तो यू के समान, या 64 योगिनी मंदिर जो कि कहां पर है? एमपी में, इसके समान इसका नक्शा है। ठीक है, फिर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संसद बनाने में लागत कितनी आई? तो अपन कह सकते हैं लागत आई है 83 लाख रुपए। कितनी लागत आई? 83 लाख। फिर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संसद का शिलान्यास कब हुआ? शिलान्यास, भारतीय संसद का शिलान्यास कब हुआ? तो आपको याद रखना है 12 फरवरी। कब हुआ? 12 फरवरी सन 1921 में भारतीय संसद का क्या हुआ? शिलान्यास। और शिलान्यास करने वाला व्यक्ति कौन था? एक अंग्रेज था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। क्या नाम था? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा भारतीय संसद का क्या किया गया? शिलान्यास। फिर अपन बात कर सकते हैं कि भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन की अगर अपन बात करें तो भारतीय संसद का उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी सन 1927। 18 जनवरी 1927। और हमारे भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन द्वारा भारतीय संसद का क्या किया गया था? उद्घाटन। ठीक है, और अब अपन देखते हैं भारतीय संसद पर एक बार हमला किया गया था। अफजल गुरु था उस टाइम पर हमला करने वाला व्यक्ति। भारतीय संसद पर एक बार हमला हुआ था, और वो हमला कब हुआ था? तो आपको याद रखना है भारतीय संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर सन 2001 में। और उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संसद पर एक बार हमला हुआ था, और हमले का जो आरोपी था उस आरोपी का नाम था अफजल गुरु। आरोपी का नाम क्या था? अफजल गुरु। और आपको याद रखना है सन 2013 में अफजल गुरु को क्या दे दी गई थी इस जुर्म के तहत? फांसी। ठीक है, ये अपन ने किसके बारे में देखा? भारतीय संसद के बारे में। अब अपने को देखना है भारतीय संसद के अलावा लोकसभा, राज्यसभा के बारे में चर्चा करनी है, जिसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। देखिए, एक मिनट, चलिए अब अपन चर्चा करते हैं। देखिए, एक अनुच्छेद लेते हैं अपन। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद अपन लेते हैं अनुच्छेद 79। मैंने आपको हाल ही में बताया है कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक हमारे संसद का प्रावधान है। उसमें से अपन एक अनुच्छेद ले रहे हैं, अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 में क्या रखा है? संसद के बारे में। इसमें क्या रखा है? संसद का क्या अर्थ होगा? तो इसमें क्या रखा है? संसद का अर्थ होगा लोकसभा से, संसद का अर्थ होगा राज्यसभा से, और संसद का अर्थ होगा राष्ट्रपति से। ठीक है, संसद का अर्थ होगा लोकसभा से, संसद का अर्थ होगा राज्यसभा से, और संसद का अर्थ किससे होगा? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनेगी हमारी संसद? प्रश्न ये बनता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति संसद का अंग माना नहीं जाता, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, क्योंकि ये बात अनुच्छेद 79 में स्पष्ट कर रखी है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को संसद में जोड़ने की सिफारिश किसने की? तो याद रखना, राष्ट्रपति को संसद में जोड़ने की सिफारिश करने वाले व्यक्ति का नाम था एन गोपाल स्वामी।
एन गोपाल स्वामी। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये, संविधान सभा के सदस्य थे ये एन गोपाल स्वामी। इन्होंने राष्ट्रपति को संसद में जोड़ने की क्या की थी, सिफारिश। ठीक है, आपको याद रखना लोकसभा और राज्यसभा हमारे दोनों सदन हैं और राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चाएं अपन अगले वीडियो में करेंगे।